नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, बताऊंगा कि कैसे आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे आएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख लेंगे और यहाँ से इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे। देखो ये इनकम टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ आना है आपको incometax.gov.in। इस साइट पे आएंगे। इसको फाइल करने के लिए कोई ऑनलाइन मेथड नहीं है, इसमें आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए फाइल करना होता है। तो सबसे पहले तो करना होगा आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके, और यहाँ से देखो जिस भी असेसमेंट ईयर की फ़ाइल करना चाहते हो, पिछले 3 साल की आईटीआर को आप फाइल कर सकते हो। आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप कौन कौन से ईयर की कर सकते हो, असेसमेंट ईयर 21-22 की कर सकते हो। और 21-22 की कब तक कर सकते हो, 31 मार्च 24 तक कर सकते हो। इसी के अलावा असेसमेंट ईयर 22-23 की कर सकते हो आप 31 मार्च 25 तक। और असेसमेंट ईयर 23-24 की कर सकते हो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हो। आज की वीडियो में बताऊंगा किसी एक असेसमेंट ईयर की आईटीआर को फाइल करके। जैसे बताऊंगा मैं एक असेसमेंट ईयर की फाइल करके, वैसे ही तीनों असेसमेंट ईयर की फाइल होगी। करना क्या है, सबसे पहले आईटीआर 4 में आ जाना, क्योंकि आईटीआर 4 बताने वाला हूं मैं। देखो ये है आईटीआर 4। इस आईटीआर 4 की यूटिलिटी को आपको डाउनलोड करना है। देखो ये एक्सेल बेस यूटिलिटी, डाउनलोड पे क्लिक करके कर लेना डाउनलोड। सो दोस्तों, जैसे इसको कर लेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपको करना है एक्सेल यूटिलिटी को ओपन। ठीक है, जैसे कि मैंने कर लिया। देखो ये है एक्सेल यूटिलिटी ओपन। इसके अंदर असेसमेंट ईयर 23-24 की ये यूटिलिटी है। हम यहाँ पे अपडेटेड आईटीआर फाइल करने वाले हैं। तो जैसे ही अपडेटेड आईटीआर फाइल करोगे, अंडर सेक्शन सेलेक्ट करोगे कौन से सेक्शन के अंदर आप आईटीआर को फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे एक टेबल खुल के आएगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे खुल के आती है टेबल जब इसको भरूंगा मैं। ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेटेड आईटीआर शुरू हो चुका है 23-24 का। 23-24 का मिस कर दिया तो कर सकते हो। पिछले 3 साल की आईटीआर को मिस कर दिया है, गलती कर दी है, रिटर्न को रिवाइज करना है, किसी वजह से फाइल नहीं कर पाए, वो सब कुछ कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न में। जिसने फाइल नहीं किया वो फाइल कर सकता है, जिसने फाइल किया है, गलती कर दी है, रिवाइज करानी है, तो वो भी अपडेटेड रिटर्न के थ्रू रिवाइज करा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस यूटिलिटी को ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने कर लिया है ओपन। उसको करने के बाद यहाँ पे जियोसन फाइल को इंपोर्ट करेंगे। प्री फिल जो जियोसन फाइल होता है, उसके लिए आपको साइट पे आना है और यहाँ से जाना है होम पे और कर लेना है लॉगिन। और यहाँ से प्री फिल जो डाटा होता है उसको करेंगे डाउनलोड। उसके लिए लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे आगे चलिए कर लेते हैं लॉगिन। देखो ये कर लिया मैंने लॉगिन। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, सिंपल है। यहाँ से जाना है फाइल में, यहाँ से जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में, और यहाँ पे जाना है डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे। इस पर क्लिक करना है। जिस भी असेसमेंट ईयर की प्रीफिल डाटा को डाउनलोड करना चाहते हो सेलेक्ट करना है। जैसे भी 23-24 चल रहा है तो 23-24 ले लिया मैंने, डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, ये जियोसन फाइल मेरी डाउनलोड हो गई प्रीफिल वाली। इसको करना क्या है, इंपोर्ट कर लेना है इस यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ आना है और इंपोर्ट प्रीफिल पे जाके इंपोर्ट कर लेना है। चलिए कर लेते हैं इंपोर्ट। सो दोस्तों ये मैंने लगा दिया इंपोर्ट पे, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो दोस्तों ये मैंने कर लिया JSON इंपोर्ट। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में। सो दोस्तों मैंने आईटीआर प्रिपेयर कर ली हैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। सारी डिटेल्स मैंने इसके अंदर भर ली हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बेसिक डिटेल आएगा, वो बेसिक डिटेल लिख लेना, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़। फिर उसके बाद फाइलिंग सेक्शन लेना होगा कि फाइलिंग सेक्शन क्या है। तो फाइलिंग सेक्शन 139(8)A लेना होगा, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न इसी सेक्शन में फाइल होती है। ये सेलेक्ट कर लेना। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर्स कर देते हैं। अदर्स कर दिया। ठीक है, कोई रिवाइज या डिफेक्टिव रिटर्न है तो उसके केस में आपको यहाँ पे उसका रिसिप्ट नंबर और ओरिजिनल फाइलिंग की डेट डालनी पड़ेगी। अगर रिवाइज या डिफेक्टिव रिटर्न, मतलब पहले आपने आईटीआर फाइल करी है या कोई ऐसी आईटीआर जिसका जो डिफेक्टिव है, तो उसका रिसिप्ट नंबर और डेट डाल देना। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने कभी न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया है? नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। अगर किया है तो यस करोगे। फिर उसके बाद आपको डिटेल देनी होगी कि जो डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IE है वो कब किया और उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। उसके बाद बोलते हैं क्या आप ऑप्ट आउट हुए हो न्यू टैक्स रिज्यूम से। न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर हुए तो उसकी डिटेल, न्यू टैक्स रिज्यूम ऑप्ट किया तो उसकी डिटेल।
फिर बोलते हैं कि क्या करंट असेसमेंट ईयर के लिए आप न्यू टैक्स रिज्यूम ले रहे हो, नहीं, यहाँ से नोट ऑप्टिंग कर रहे, ऑप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहा मैं, इसलिए नोट ऑप्टिंग कर दिया करंट ईयर के लिए भी। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के प्रोवाइजो को बोलते हैं क्या आप इसके प्रोवाइजो को कंप्लाई कर रहे हो, नहीं, नो कर दिया, यहाँ वाले सारे ऑप्शन बंद है। उसके बाद रिटर्न एसएससी के द्वारा फाइल हो रही है, नहीं, नो। उसके बाद यहाँ से मेरी शुरू हो जाती है इनकम। सबसे पहले इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से बन के आई है, और ITR 4 जो है मेरी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ही है ITR 4 के अंदर। अदर इनकम भी है इंटरेस्ट एंड सेविंग अकाउंट से। और मैं आपको पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम दिखाने से पहले बैलेंस शीट की तरफ ले चलता हूँ। मेरे पास देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये है बैलेंस शीट जो कि मेरी इनकम इस बिजनेस एंड प्रोफेशन से। यहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ये मेरा PNL है और ये सेल है, उसके हिसाब से ये मेरा प्रॉफिट है। तो 474,882 का प्रॉफिट है, यही मेरी इनकम ऊपर बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये 474,882 की, ये कंप्यूटेशन वाले शीट से उठ के आती है। तो इसको समझने के लिए कंप्यूटेशन वाले शीट पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कंप्यूटेशन वाली शीट पे चलेंगे तो वहाँ मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो ये वाली फिगर कहाँ से उठ के आएगी, आगे से, अभी नहीं भरना आपको, ये ऐसे ही छोड़ना है। ये अब जब आगे जब डिटेल्स भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिगर उठ के आएगी। इसके अलावा यहाँ पे अदर इनकम कोई है तो वो भर सकते हो। जैसे मेरी यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स है तो वो ले लिया, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को यहाँ लिख दिया मैंने, ये जो सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट है उसकी इनकम को। तो अदर सोर्स से इनकम ये हो गई। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टोटल इनकम मेरी ये हो गई, इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम इंक्लूड है। नीचे करेंगे स्क्रॉल तो जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर रीबेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे रीबेट भी 246 का मुझे मिल चुका है, 10,000 तक के इंटरेस्ट का रीबेट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये इनकम आ गई टोटल, और यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ीस बन गई 1,000 रुपये की फ़ीस, डिफ़ॉल्ट फ़ीस बन गई, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम दिखाओगे तो 1,000 रुपये की लेट फीस पहले भी लगती थी और अपडेटेड ITR में भी लगती है। तो ये 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1,000 रुपये की लेट फीस कैलकुलेटेड है यहाँ पे। ये टैक्स बना, टैक्स का रीबेट मिल गया, ठीक है। तो 5 लाख पे कोई टैक्स तो नहीं बनेगा, लेकिन 1,000 रुपये की लेट फीस ज़रूर लगेगी। इसके अलावा जैसे ही 139(8) सेलेक्ट करोगे तो एक नई टेबल खुलेगी। इसमें जो पार्ट A जर्नल है, जब आप यहाँ पे ऊपर जाके डिटेल को सेक्शन सेलेक्ट करते हो, कौन से सेक्शन में ITR को फाइल कर रहे हो, तो उसकी बेसिस पे खुलता है। दिखाता हूँ, देखो ये जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये वाली शीट एक और खुल जाती है। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल, पहले आधार नंबर, क्या आपने प्रीवियस असेसमेंट ईयर की ITR को फाइल किया है, नहीं, नो कर दिया, ठीक है। मतलब जिस ईयर की ITR को फाइल कर रहा हूँ मैं, असेसमेंट ईयर 23-24, मैंने पहले इसकी ITR को फाइल नहीं किया है। लेकिन जो लोग ओरिजिनल या रिवाइज पहले फाइल कर चुके हैं या बिलेटेड फाइल कर चुके हैं उनको यस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ITR फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 23-24 की, अब अपडेटेड में अपनी ITR को रिवाइज करा रहा हूँ तो मैं इसको यस करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं रिवाइज ही नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले फाइल ही नहीं करी है, इसलिए नो कर दूंगा इस ऑप्शन को। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये वाला है। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप अपडेटेड रिटर्न के कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हो, यस कर दिया। फिर बोलता है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि क्या रीज़न है आप क्यों ITR फाइल करते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल, यहाँ से ये सेलेक्ट होता है ऑप्शन, मैंने प्रीवियसली इस असेसमेंट की ITR को फाइल नहीं किया है। तो ये अगला पूछते हैं कि ITR फाइलिंग का जो पीरियड है वो क्या है अपडेटेड रिटर्न का। अब 12 महीने के अंदर फाइल कर रहे हो, ये 12 से 24 महीने के अंदर फाइल कर रहे हो, तो मैं 12 महीने के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से पेनल्टी बनेगी जो ये क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के अंदर कर सकते हो आप। तो जैसे ही 1 साल के अंदर कर रहे हो तो 12 महीने लिखेंगे, और 1 साल के बाद कर रहे हो, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल के बाद कर रहे हो तो 12 से 24 महीने के अंदर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50% पेनल्टी लग जाएगी। 12 महीने के अंदर वाले में 25% पेनल्टी लगती है। अब आ जाते हैं BP पे। BP के अंदर डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देना होगा बिजनेस कोड, किस प्रकार का बिजनेस है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रबर प्रोडक्ट है इसका, इस तरह का ये बिजनेस करता है। उसके बाद ये जो ITR फाइल कर रहे हैं हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अंडर सेक्शन 44AD में कर रहे हैं, ठीक है। 44AD, 44ADA और 44AE के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो 44AD में क्या होता है, 44AD में ये स्कीम है कि
आपकी अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट नहीं कराना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, आप 44AD लेके बिजनेस की ATR को फाइल कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये होती है कि टर्नओवर का 6% या 8% आपको दिखाना होता है प्रॉफिट, उससे कम नहीं दिखा सकते। उससे कम दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा। 6% वाली कंडीशन तब मिल जाती है जब आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, और 8% वाली तब मिलती है जब आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मतलब कि 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो अगर डिजिटली कर रहे हो, और कैश में कर रहे हो तो 8% का प्रॉफिट दिखाना ही होगा। ये 2 करोड़ वाली लिमिट को अपडेट कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसको अपडेट करके इसको भी चेंज कर दिया, इसकी 3 करोड़ कर दी है लिमिट इस साल से। तो इस साल से आपको 3 करोड़ वाली लिमिट मिल जाएगी। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपकी जो कैश की ट्रांजैक्शन है 5% से एक्सीड हो जाती है तो आपको 3 करोड़ की लिमिट नहीं मिल पाएगी। मतलब कैश में अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको 2 करोड़ वाली लिमिट मिलेगी, और कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, डिजिटली करते हैं, तो प्रिजम्पटिव में सेक्शन 44AD में 3 करोड़ वाली लिमिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो अदर मोड के थ्रू है। पहले ऑप्शन में है कि क्या आपकी ट्रांजैक्शन जो है या ग्रोज रिसिट्स है या सेल है, बैंक के थ्रू है, चेक के थ्रू है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू है, ठीक है, या और अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, बेसिकली डिजिटल मोड के थ्रू। ठीक है, तो वो है तो वो दे सकते हो, या अदर मोड है कोई, अदर मोड में कैश वाली आ जाती है। तो अदर मोड में कैश वाली है मेरी, तो कैश वाली में देख सकते हैं 12,74,016 की मेरी ग्रोज रिसिट्स है, सेल है। जैसे कि बैलेंस शीट में देखो यहाँ से गया 12,74,016, ये मेरी सेल थी। यही सेम यहाँ पर रिपोर्ट करी हम लोगों ने अदर मोड में। ये जो रिपोर्ट करी है इसका मैं जो प्रॉफिट दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ, जो कि लगभग अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, आप भी देख लेना कैलकुलेट करके। सो हम ये निकाल लेते हैं कि कितने % प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल है, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो प्रॉफिट कितना है 474,882 डिवाइड बाई 12,74,016 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 37%। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 37% प्रॉफिट दिखा रहे हैं, जो कि 8% से ज़्यादा है। 8% से ज़्यादा है तो मेरे को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जैसे आप 44AD करेंगे वैसे ही 44ADA करना है। 44AD में ADA में क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज है कि ये प्रोफेशन के लिए होता है, ऊपर वाला बिजनेस के लिए। किसी प्रोफेशन में आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर है, टीचिंग प्रोफेशन में है, मास्टर है बेसिकली, या टीचर है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को लेंगे 44ADA को। इसके अंदर ग्रोथ रिसिट का 50% आपको दिखाना होता है इनकम, जो भी ग्रोथ रिसिट्स करेंगे उसका 50%। ठीक है, उससे अगर कम पे जाते हैं तो ऑडिट कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से 44AE के अंदर ये उनके लिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में वर्किंग करते हैं, मतलब बेसिकली जो GT है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गुड्स कैरीज है जिनके पास, तो जिनके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, 10 से कम है व्हीकल, वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं और उनको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो यहाँ पे है नहीं, सिंपल हमारा 44AD में बिजनेस इनकम है, 44AD में मैंने ये सेल दिखा दिया, ये प्रॉफिट दिखा दिया, बाकी और चीज़ों की डिटेल जाती नहीं है, एक्सपेंडिचर की इतनी डिटेल जाती है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद मेरी ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम बिजनेस इनकम ये आ गई। पहली शीट में जाओगे तो जो इनकम मेरी शुरू में आई थी, जहाँ मैंने बताया था कि ये इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से उठ के आएगी, वो यहीं से उठ के आई है 474,882 BP से। देखो, इसके बाद नीचे आ जाती है बैलेंस शीट की डिटेल देनी होती है हमें, जो कि ये बैलेंस शीट है, ये देखो ये रही बैलेंस शीट, यहाँ से डिटेल जाती है। तो यहाँ से लगभग सारी डिटेल मैंने दे रखी है। जैसे कैपिटल हो गया तो ये कैपिटल है, इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं अदर लायबिलिटीज़ है, तो ये अदर लायबिलिटीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे स्टॉक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक है, इन्वेंट्री। देन उसके बाद यहाँ पे है कैश इन हैंड, तो ये रहा कैश इन हैंड। तो सिंपल सी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी। बैलेंस शीट की डिटेल आपको 44AD, 44ADA में और 44AE में देनी होगी। तीनों तरह की इनकम में आप यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल्स को फिल कर सकते हो। इसके बाद बात करें TDS का, तो कोई भी अगर आपका TDS कटा है या TCS कटा है तो उसकी डिटेल दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना TDS का रिफंड आपको अपडेटेड ITR में नहीं मिलेगा।
इसका रिफ़ंड लेना है तो आपको अपनी टीडीएस रिफ़ंड को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और करंट ईयर में जाके आप रिफ़ंड को ले सकते हैं, क्योंकि अपडेटेड आईटीआर में रिफ़ंड नहीं मिलता। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया हुआ है, हमारा एक टीडीएस कटा हुआ है और देख सकते हैं ये टीडीएस है 4,357 का और मैंने इसको क्लेम नहीं किया है। ठीक है, इसके ऊपर जो इनकम थी वो भी मैंने शो नहीं करी है, यानी टीडीएस तो कैरी फॉरवर्ड होगा, साथ ही साथ इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो मेरा इतना अमाउंट टीडीएस का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया है, करंट ईयर के अंदर इस अमाउंट को क्लेम करके रिफंड ले सकता हूँ। तो टीडीएस बीइंग कैरी फॉरवर्ड, देख सकते हैं ये टीडीएस जो है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया 4,357। आपका रिफंड बनेगा। ठीक है, आपने मिस कर दिया आईटीआर, अपडेटेड में कर सकते हो, लेकिन रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्लेम नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर में लाके करंट ईयर में उस टीडीएस के रिफंड को क्लेम कर सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बहुत बार बताया कि भाई कैरी फॉरवर्ड करके आप ले सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करके ले सकते हो। तो यही मेथड होता है कि अगर टीडीएस किसी ने काट लिया है, टाइमली रिफंड आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, रिफंड नहीं मिल पाया, तो आप उस टीडीएस रिफंड को कैरी फॉरवर्ड करोगे और कैरी फॉरवर्ड में करके आगे की ईयर में ले जाके जिस ईयर की आईटीआर प्रोसेस हो रही है, जो ओरिजिनल आईटीआर जाती है ड्यू डेट में, उसमें ही आप रिफंड को ले सकते हैं, क्योंकि अपडेटेड में रिफंड लेने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, जो इनकम होगी जिस पे टीडीएस कटा है वो इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी, उस इनकम को भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको। इनकम कैरी फॉरवर्ड करोगे तो दैट मीन्स आपको करंट ईयर के अंदर उस तरह की इनकम को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। मतलब जब आप डिक्लेयर करोगे कि मेरा ये टीडीएस कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो उससे रिलेटेड इनकम भी डिक्लेयर करोगे और अपनी आईटीआर में करंट मंथ की या करंट ईयर की आईटीआर में इनकम को भी डिक्लेयर करके रिफंड को ले सकते हो, अगर कोई आपका रिफंड बनता है तो। देखो दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीसीएस की। कोई टीसीएस कटा है तो टीसीएस के केस में भी वही है, सेम जैसे टीडीएस के केस में। यहाँ पे आपको दिखाना है कि भाई टैक्स कितना कटा है, क्लेम नहीं कर रहा हूँ और इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप टीसीएस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो आपने टैक्स पे किया है, कोई अगर आपने टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी, कितना टैक्स पे किया है। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, भाई कितनी टोटल इनकम है। सो देख सकते हैं ये आ गया हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये मेरी इनकम आ गई बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ये अदर सोर्स से। तो टोटल इनकम मेरी हो गई 4,75,128 की, और इसके ऊपर मेरा अमाउंट पेबल 1,000 रुपये का बना, जो कि लेट फीस है। अगर आप पहली बार किसी ईयर की आईटीआर को फाइल करते हो तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगती है, अगर आपने पहले फाइल नहीं किया है तो। और जो लोग पहले फाइल कर चुके हैं, अपनी आईटीआर को फाइल करके रिवाइज कर रहे हैं अपडेटेड में, ठीक है, या चेंजेस कर रहे हैं अपडेटेड आईटीआर के अंदर, तो उस केस में उनकी ओरिजिनल आईटीआर पहले फाइल है, उस केस में 1,000 रुपये की लेट फीस नहीं लगती है, उनको 1,000 रुपये नहीं देना है। लेकिन उस तरह के केसेस में वो लोग बिना टैक्स लायबिलिटी के आईटीआर को फाइल नहीं कर पा सकते। ठीक है, मतलब अगर आप अपनी आईटीआर रिवाइज करा रहे हो, अपडेटेड रिटर्न में कुछ चेंज करा रहे हो, तो उस केस में 1,000 रुपये तो कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन बिना टैक्स लायबिलिटी के आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड वाली। इसके लिए आपकी कोई ना कोई एडिशनल लायबिलिटी बननी चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, टैक्स हो, तभी आप अपडेटेड में फाइल कर पाओगे। अभी 1,000 रुपये की मेरी यहाँ पे टैक्स पेबल बन गया। देखो अमाउंट पेबल ये बन गया, यहाँ बताता है कि भाई टैक्स ये बन गया, 1,000 रुपये की जो लायबिलिटी है ये बन गई, ये आपको देना पड़ेगा। अमाउंट पेबल ये बना। अब अमाउंट पेबल जो बना उस अमाउंट को पे करना होगा, और उस पे करने के बाद उस चालान को यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। देख सकते हैं जैसे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, चालान को डिक्लेयर कर देंगे, भाई ये अमाउंट है, इतना मैंने पे कर दिया है। तो जो पेबल बना वो ज़ीरो बन गया, टैक्स ड्यू ज़ीरो बन गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। ध्यान रखना, ये आईटीआर प्रोसेस होती है, डिपार्टमेंट इसको प्रोसेस करती है। ये मत सोचना कि ये आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है, प्रोसेस होगी। कुछ भी गलती करोगे तो तुरंत पेनल्टी लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। 25% की पेनल्टी तो मान के चलो कि लगाएंगे ही लगाएंगे, अगर गलती कुछ भी कर दी तो अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि अपडेटेड रिटर्न में बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं और हैवी पेनल्टियां आ रही है, तो इसको फाइल करने से पहले 10 बार जरूर सोचना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इसकी डिटेल दे दिया। अभी टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशंस में डिटेल जाती है। स्टार्टिंग की डिटेल्स हो गई, ये टैक्स पे किया है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का टैक्स पे कर दिया हम लोगों ने। बैंक की डिटेल आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशंस आ गया, ओके है। आगे बढ़ते हैं। 80D में हमारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नो कर लेता हूँ मैं, ये भी नो कर देते हैं ऑप्शन को। 80GB कुछ भी नहीं है। लगभग सभी शीट ओके है। और मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इनकम वाली शीट पे आऊँगा और इनकम वाली शीट पे आके कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले एक एक करके सारी शीटों को वैलिडेट करते हैं, क्योंकि वैलिडेट किए बिना आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए शीट नंबर इनकम डिटेल की शीट को वैलिडेट करते हैं। ये वैलिडेट है, शीट ओके हो गई। इस वाली शीट को करते हैं वैलिडेट, ये भी ओके है। बीपी को करते हैं वैलिडेट, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये बीपी भी ओके है। टीडीएस वाले को करते हैं वैलिडेट, ये भी ओके है। टीसीएस को करते हैं वैलिडेट, टीसीएस में तो कुछ है ही नहीं, ओके हो गया। टीआई जो टैक्स पेड किया है उसकी शीट को कर देते हैं वैलिडेट, ये भी ओके हो गया। पार्ट बी एटीआई इसको भी कर लेते हैं वैलिडेट, ये भी ओके है। टैक्स पेड वेरिफिकेशन इसको कर लेते हैं वैलिडेट, ये भी ओके हो गया। 80D कर लेते हैं वैलिडेट, ये भी ओके हो गया। 80G कर लेते हैं वैलिडेट, ये भी ओके हो गया। अभी मैं पहले शीट पे जा रहा हूँ इनकम वाली पे, और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। कैलकुलेट क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाना पार्ट बी एटीआई में, ठीक है। ये आपके टैक्स को कैलकुलेट करता है। अगर कोई भी और अदर टैक्स बनेगा तो 1000 रुपये की लेट फीस तो लगा ही रहा है, कोई और अदर टैक्स बनेगा तो कैलकुलेट कर देगा। मेरा और कोई अदर टैक्स है नहीं, और कोई टैक्स पेबल बना नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है, मेरी आईटीआर हो गई ओके। जनरेट ज्योसन फाइल पे क्लिक करना है। देखो ये कह रहा है कि भाई इस लोकेशन के अंदर जहाँ पे आपने इस आईटीआर यूटिलिटी को सेव किया था, वहाँ पे हमने ज्योसन फाइल को सेव कर दिया है। वहाँ से उस ज्योसन फाइल को देखो, इस नेम से सेव होगा, जाके देखो और इनकम टैक्स की साइट पे इसको अपलोड कर दो। बस कुछ नहीं करना, अपलोड करनी है आईटीआर को। चलिए दिखाते हैं। सो देख सकते हैं ये मेरी ज्योसन फाइल सेव हो गई है। अभी करना क्या है, इनकम टैक्स की साइट पे आएंगे, लॉगिन कर लेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं और इसको कर रहे हैं अपलोड। सो दोस्तों ये मैंने कर लिया लॉगिन। आपको करना है फाइल पे जाना है, फाइल रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ पे आएंगे, जिस भी ईयर की फ़ाइल करना चाहते हैं वो ईयर सेलेक्ट करेंगे, फाइलिंग टाइप करेंगे। जैसे अपडेटेड में कर रहे हैं, अपडेटेड ले लिया। क्या आपकी आईटीआर ऑडिटेड है, नहीं, नो कर दिया। आईटीआर कौन सी करना चाह रहे हैं, जिससे आईटीआर 4 करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर लिया, कंटिन्यू करेंगे। ये बोलेगा कि आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आपको ये डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आईटीआर को यूटिलिटी में बनाना है और वैलिडेट करना है। लॉस के केस में फाइल नहीं कर सकते, रिफंड के केस में नहीं कर सकते, ठीक है। रिफंड को घटा बढ़ा नहीं सकते, इस तरह के केसेस में आप नहीं कर सकते। चलिए कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे ज्योसन फाइल अपलोड करनी है, देन उसके बाद वेरिफिकेशन पे जाके इसको फाइल करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपडेटेड आईटीआर इस ईयर की फाइल कर रखी है, इसलिए मैं फाइल नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको बस ये बताया है कि कैसे फाइल करना होता है, प्रोसेस। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।